center of mass of expression for center of mass of two particle system, expression for center of mass of two particle system. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. जनरली कई बारी, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो, पूरे बोर्ड की तरफ हो. आखिर बात बता रहा हूं, बहुत इजी चीज है. जनरली ये सेंटर ऑफ मास में टीचर सबसे पहले बता देते हैं. मैं आपको ये थोड़ा एंड में बता रहा हूं, ठीक है. जनरली ये सेंटर ऑफ मास में टीचर सबसे पहले बताते हैं कि वो क्या है, डेरिवेशन. किस चीज की डेरिवेशन? क्या आपने ये एक्सप्रेशन देख रखा है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्या आपने ये एक्सप्रेशन देख रखा है? मैं आपको आज इसी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करवाने वाला हूं. एक्सप्रेशन का क्या करवाने वाला हूं बोलो बेटा? डेरिवेशन. स्कूल एग्जाम में आता होता है. हमने ये कंसेप्ट सीख लिया, हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए. आज हम इसी एक्सप्रेशन की क्या करेंगे बोलो बेटा? डेरिवेशन. तो आ जाओ इसकी डेरिवेशन सीखते हैं और इसके साथ ही सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू द रोटेशनल मैकेनिक्स. आज ही शुरू करेंगे बेटा, ठीक है. ध्यान देना. दिस इज टू प्रूफ, दिस इज टू प्रूफ. इसको प्रूफ करना है, ठीक है. अब देखना ध्यान से. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ध्यान दो, कोई डिस्कशन नहीं. चलो राम, सीट चेंज करो अपनी फटाफट. छोड़ो तो अपनी सीट चेंज करो, फटाफट चेंज करो. एक बार मैं शुरू कर दूं, उसके बाद कोई एक बिल्कुल चू चपट नहीं आनी चाहिए, ठीक है. यहां ध्यान देना. मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल P1, और यहां एक पार्टिकल है, से दिस इज पार्टिकल P2. बहुत ही सिंपल सिचुएशन है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो पार्टिकल. छोड़ो, लिखना बाद में बेटा, है ना. जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना, अभी कॉन्सेंट्रेट करो कंसेप्ट पे. तो पार्टिकल कौन कौन सा बोलो बेटा? पार्टिकल P1 एंड पार्टिकल P2. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है. अब क्या करो, ओरिजिन से किसी पॉइंट को अगर आप एक वेक्टर से ज्वाइन कर दो तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? पोजीशन वेक्टर. तो मैं सबसे पहले P1 और P2 का पोजीशन वेक्टर बना देता हूं. तो से दिस वेक्टर इज माय R1 वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज माय R2 वेक्टर. कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है पूरी बात? बहुत अच्छी बात. अगर P1 और P2 के मासेस को मैं लेट कर लूं कि लेट m1 इज द मास ऑफ P1 एंड m2 इज द मास ऑफ P2, तो इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2. हमने सीख रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज ऑलवेज लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस. यस और नो? सो लेट्स ज्वाइन अ लाइन बिटवीन P1 एंड P2. कोई दिक्कत वाली बात? मान लेते दोनों का मास बराबर है, तो इस पोजीशन पे पार्टिकल का क्या लाई कर रहा होगा बोलो बेटा? सेंटर ऑफ मास. और इस सेंटर ऑफ मास के मास को मैं कैपिटल M मान लेता हूं, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2. और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, दिस इज माय RCOM, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. कोई दिक्कत वाली बात? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज R1? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P1. व्हाट इज R2 बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ particle P2. And what is RCOM? The position vector of center. इधर आ जाओ स्मार्ट बॉय के बगल में. The position vector of center of mass. बोलो पॉइंट क्लियर पूरी तरह से? सिचुएशन क्लियर है? चलो अब मान लेता हूं मैं कि इस P1 पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है F1. This is F1 is an external force acting on particle P1. And similarly कहीं से भी दूसरी फोर्स लग रही है, and say
दिस फोर्स इज F2 एक्टिंग ऑन पार्टिकल P2। कोई दिक्कत वाली बात? ओके, नाउ ये दोनों P1 एंड P2 के लाइन ज्वाइनिंग पर इंटरनल फोर्सेस भी लग रही है। क्या लग रही है P1 P2 के लाइन ज्वाइनिंग पर? इंटरनल फोर्सेस। जैसे मान लो मैं एक रस्सी से पकड़ लूं, जिनको इंटरनल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं, मैं उनको फिर से बता देता हूं। जिस किसी को भी हम क्या मान ले? सिस्टम। जिस किसी को हम क्या मान ले? सिस्टम। तो सिस्टम के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, दैट फोर्स इज नोन एज माय इंटरनल फोर्स। मान लो एक रस्सी से मैं और नवदीप दूसरे को पकड़ रखा है, मैं नवदीप को खींच रहा हूं, नवदीप मुझे खींच रहा है, तो हमारी रस्सी के बीच में जो फोर्स लग रही है ना, दिस फोर्स इज माय ना 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 मेरी क्लास में नहीं है। तो रस्सी से जो हम खींच रहे हैं, दैट फोर्स इज माय टेंशन फोर्स, दैट फोर्स इज माय टेंशन फोर्स। और ये टेंशन फोर्स कैसी फोर्स होगी यहां पर? इंटरनल फोर्स। ये टेंशन फोर्स कैसी फोर्स होगी यहां पर? इंटरनल फोर्स। बस ये खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, वहां से तुम एंजॉय करोगे। तो इधर की तरफ एक आ जाएगा, वो क्या आएगा बोलो? F12। व्हाट डज इट मीन? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। लाइकवाइज इधर भी एक फोर्स लग रही होगी, एंड दिस इज माय F21 विच इज फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो यहां पे ये सब बातें भी मेंशन कर देता हूं। व्हाट इज F1? एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1। and what is F2? External force on M2। what is F12? Internal force acting on one due to two। internal force acting on one due to two। and what is F21? Internal force acting on two due to one। पहले यहां तक फटाफट छाप लो, फिर आगे की कहानी चलाते हैं। मैं जब बोर्ड यूज करूं, आपकी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए बोर्ड की तरफ। फिर आपने पूरी कंसेप्ट को ध्यान से सीखना है और फिर तेजी से लिखना है। ब्रह्म, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। पार्टी पेंडिंग है तुम्हारी, कब? फाइनल के बाद देना, जब तेरे अच्छे नंबर आएंगे तो। और बुरे नंबर आए तो मैं बेल्ट से तेरी पिटाई करूंगा गिफ्ट के तौर पर। बोलो एक्सेप्टेड? अरे यार क्या सोच रहा, तेरे फाइनल में अच्छे नंबर आएंगे ही। हाँ, फिर कॉन्फिडेंस नहीं खुद पर? बोलो फिर आएंगे सर। हाँ, फिर मैं आपको बकलावी ले चलूंगा। उधर खाने के साथ ना कुट भी पड़ती है। मैं नोट्स कॉपी किधर है छोटो? ओके बेटा, वेडनेसडे को टेस्ट है कंप्लीट वर्क का। ठीक है, इसमें आपको जितने पुराने टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। वेडनेसडे को टेस्ट होगा कंप्लीट वर्क का, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे वी विल हैव अ टेस्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिवाली से पहले सेंटर ऑफ मास तक का काम खत्म। दिवाली के बाद हम धकाधक चलाएंगे रोटेशनल मोशन। दोनों यूनिट्स की प्रिपरेशन कर लो। कर दो क्या? नहीं तो चल, मैं उसको ना दिवाली के बाद दोनों इकट्ठा करूंगा। तब तक बच्चों को सारे लेक्चर दे दूंगा, सारे बच्चे को ना एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगा। डन बेटा, 1 मिनट दूंगा और बस। F1 और F2 बाहर से कोई लगाने वाली फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। मान लो मैं और तुम एक सिस्टम है। सिस्टम क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ बॉडीज हैविंग आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। अगर तुम और मेरी दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो मेरे और तुमको सिस्टम बनाया जा सकता है। हम दोनों को सिस्टम बना लिया गया।
अब हम दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर रस्सी से मान लो हम बंधे हुए हैं, तो हम दोनों रस्सी से एक दूसरे को खींच रहे हैं। नाउ दिस फोर्स इज इंटरनल, तभी बाहर से ये इंसान आके तुम पे और मेरे पे फोर्स लगा रहा है। नाउ द फोर्स अप्लाइंग बाय हिम ऑन यू इज एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स अप्लाइंग बाय हिम ऑन मी इज आल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। So F1 and F2 are the external force acting on particle P1 and P2. डन है काम? नहीं, अब नहीं वेट कर सकता। अब ध्यान दोगे बेटा, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, बिल्कुल यहां। लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सीधे लिख लो। v1 वेक्टर किसके बराबर होता है बोलो बेटा? व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो यस और नो। तो v1 वेलोसिटी ये हो गया, v2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली मैं a1 भी लिख सकता हूं, व्हाट इज a1 बोलो बेटा? dv1 बाय dt। एंड सिमिलरली व्हाट इज a2? इट इज dv2 बाय dt। कोई डाउट वाली बात? पक्की बात है? चलो बहुत अच्छा। अब देखना, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बोलो बेटा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, सबको ये सबको पता है व्हाट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। P1 पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, और P1 पार्टिकल क्या लिखोगे बोलो बेटा? P1 पार्टिकल पे क्या लिखोगे बोलो? F1 प्लस F12 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। यस और नो? बोलो यार। इस पार्टिकल पे एक फोर्स, दो फोर्स, दो फोर्स, ये एक्सटर्नल, ये फोर्स इंटरनल। सिमिलरली ये पहला एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास। दूसरा एक्सप्रेशन बना लो, फॉर पार्टिकल P2 F2 प्लस F21 इज इक्वल टू M2A। दिस इज सेकंड इक्वेशन। कोई डाउट वाली बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। हम सबने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो इंटरनल फोर्सेस होंगे दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना? तो मैं यहां से केवल एक बात बोलूंगा कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्या बनेगा बोलो बेटा? F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। बोलो यस और नो? फटाफट नोट डाउन कर लो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। इसको भी A1 A2 लिख लो। F1 F2 लग रहा है ना, इसकी एक्सेलेरेशन A1 A2 A1 A2। डन है काम? काम 25 है। ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट, क्या बनेगा बोलो बेटा? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। कोई डाउट वाली बात? F1 प्लस F2 क्या बना देगा? नेट फोर्स। पहले यहां तक लिखो, फिर आगे की बात करते हैं। इधर रब कर दूं?
यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलता है। ठीक है, यहां देखना F1 प्लस F2 क्या बन जाएगा बोलो, F टोटल बन जाएगा, पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखना बेटा ध्यान से, यहां से F टोटल इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2। कोई डाउट वाली बात? इसको इक्वेशन बना लो। कितनी इक्वेशन बन चुकी थी पहले? 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डायग्राम है ना तुम्हारे पास, डायग्राम देखो। डायग्राम में सेंटर ऑफ मास पे कितनी फोर्स लग रही होगी? टोटल फोर्स ही लग रही होगी, F1 प्लस F2। और सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा? M1 प्लस M2। बोलो यस और नो। तो नाउ फॉर सेंटर ऑफ मास, फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बोलो बेटा? F टोटल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, कोई डाउट वाली बात? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैपिटल एम का मतलब क्या है? टोटल मास। टोटल मास किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है? जहां पार्टिकल का सारा मास हो। ये एक्सेलरेशन किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की। तो ये फोर्स भी किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की। ये भी एफ टोटल, ये भी एफ टोटल। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 और 4 क्या बनेगा बोलो बेटा ध्यान से? M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू कैपिटल M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ, और नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, हमने कुछ एक्सेलरेशन निकाला था, ये याद है? इसमें अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? देखो तो A1 की वैल्यू d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। भूल गए क्या? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन गिव्स यू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की जगह क्या पुट करो? dr बाय dt। t और d स्क्वायर, dt और dt स्क्वायर। यस और नो? सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर। किसको ये बात पल्ले नहीं पड़ी? ऊपर से निकल गई। जल्दी बताओ फटाफट, फिर चले, नहीं तो मैं आगे पुट कर दूंगा वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? मैंने क्या किया बेटा? वेलोसिटी की वैल्यू dr1 by dt है और एक्सेलरेशन की वैल्यू dv1 by dt है। v1 की जगह dr1 by dt पुट करो। d और d स्क्वायर d1 dt इंटू dt स्क्वायर, है ना? हमने पहले भी क्या सीखा है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन गिव्स अस एक्सेलरेशन। आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। नाउ सी क्या लिखूंगा बोलो? M1 A1 की जगह क्या लिखा जाएगा बोलो? d स्क्वायर R1 by dt प्लस M2 क्या लिखोगे बोलो? d स्क्वायर R2 by dt इज इक्वल टू, यस, dt स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। और कैपिटल M और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह पर क्या लिखूंगा बोलो बेटा? d स्क्वायर ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt स्क्वायर। बोलो भाई, कोई डाउट वाली बात? कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल रहा है बोलो? डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बच रहा है बोलो? M1 R1 M2 R2। अरे बोलो यार, मरे मरे क्यों पड़े हो? इज इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर RCOM अपॉन dt स्क्वायर। चकाचक है काम। उधर रब करूं, छापो इधर फटाफट। हाँ जी सर, क्या बताओ? मैंने दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दी थी, पीछे जो इक्वेशन लिखी थी एक और, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दी। तो F टोटल इसका भी RHS और इसका RHS दोनों इक्वेट कर दिया बस। हर्षिता क्लियर है? शर्मा जी क्लियर है? लल्लूराम क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, थर्ड इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की नहीं है, थर्ड इक्वेशन M1 और M2 की है।
तो यार m1 और m2 का ही तो सेंटर ऑफ मास है, तो मैंने थर्ड इक्वेशन जो बनाई है m1 की पहले अलग बनाई है, m2 की अलग बनाई है, फिर दोनों को ऐड किया है, तो थर्ड इक्वेशन दो अलग अलग बॉडीज की है, और जो फोर्थ इक्वेशन इट इज ओनली ऑफ सेंटर ऑफ मास। केशव बात क्लियर है? अपने पास केशव है, पार्थ है, भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे इधर। दुशासन तो नहीं है कोई इधर? दुशासन पता है कौन था? बताओ केशव कौन था दुशासन? हाँ जी, क्लास के बाद बताऊंगा। अरे रावण इसमें कहां से आ गया? रावण तो पीछे जला दिया उधर ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड में, जस्ट खत्म हुआ, अगले साल आएगा, इधर छुट्टी पे है। डन। अच्छा यहां ध्यान से देखो यहां देखना बेटा, ये कैपिटल एम को मैं उधर ले जाऊं, कैपिटल एम को ले जाऊं, क्या बनेगा देखो, टी स्क्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे बोलो बेटा, m1r1 प्लस m2r2, और इधर लाके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, m1 प्लस m2। बोल भाई पक्की बात है? तो फिर ये डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर कैंसल आउट कर दो या कंपेयर कर लो, क्या बनेगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने लेक्चर शुरू ही इसी फॉर्मूला के साथ किया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आज मैंने बस आपको उस फॉर्मूला का क्या बताया है, डेरिवेशन। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, हम शुरू कर रहे हैं बस 1 मिनट में किसका, रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं 1 मिनट में आपके साथ रोटेशनल मैकेनिक्स।